दोस्तों नमस्कार। आपके अपने परिवार शिक्षा 24/7 में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों देखिएगा, हम लेखपाल से संबंधित एक श्रृंखला एक सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसको हमने 4 कड़ी में बांटा है, यानी कि इस श्रृंखला की 4 कड़ी में हमने इनको बांटा है। दोस्तों लेखपाल में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: हिंदी, सामान्य जानकारी, गणित और ग्रामीण प्रवेश। तो दोस्तों हमने अलग अलग सब्जेक्ट की कड़ी, अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें अलग अलग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर के आप हर क्लास देख लीजिएगा जो हमने बनाई है। पहली श्रृंखला हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। जैसा आपको बता दूं, हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस हुए थे वो सारे हम करा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा आज हम जो सामान्य जानकारी से संबंधित दूसरी कड़ी है, यानी श्रृंखला का दूसरी कड़ी के अंदर सामान्य जानकारी से संबंधित जितने भी पिछले सालों में पेपर हुए हैं वो कराने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हमने अभी तक कितने पेपर कर चुके हैं। देखो, राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2015 में प्रथम पाली में हुई थी दोस्तों, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा ये भी 2015 में हुई थी, इसको भी दोस्तों हम कर चुके हैं द्वितीय पाली को। ठीक है, और देखिए आगे हम चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 जो प्रथम पाली का पेपर था दोस्तों, वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, जो चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा दोस्तों 2015 में हुई, यानी कि 2015 में चकबंदी लेखपाल की भी 2 परीक्षाएं हुई थी, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में। इसी प्रकार राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2 पाली में हुई थी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, ये भी 2015 में हुई थी। और दोस्तों ये हम द्वितीय पाली का जो 2015 का भी कर चुके हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों आगे चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2008 जिलेवार हुई थी, इसका प्रथम पाली का पेपर भी हम दोस्तों कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज देखिएगा हम चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2008 में हुई थी जिलेवार, उसका दोस्तों द्वितीय पाली का पेपर आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रथम पाली का हम कर चुके हैं, ये सारे हम अभी तक सारे क्वेश्चन पेपर अभी तक हम दोस्तों कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा 24/7 पर जा करके देख लीजिएगा दोस्तों। ये प्लेलिस्ट आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार हमने इनको बनाया है दोस्तों कि हमारे किसी भी साथी को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, और दोस्तों प्रीवियस पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा आगे। देखिएगा दोस्तों, चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 जो आज हम करने जा रहे हैं द्वितीय पाली का पेपर। ठीक है, सामान्य जानकारी से दोस्तों जो 2008 में चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो जिलेवार की हुई थी, उसमें दोस्तों 15 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 15 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आज की क्लास बहुत ही रोचक और शानदार क्लास होगी दोस्तों, क्योंकि ये एक पोस्टमार्टम क्लास है दोस्तों। इसमें क्या किया है, हमने प्रत्येक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया है और जितने भी रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हमने दोस्तों इसमें कराया है। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल पसंद आएगी। देखिएगा कितनी बेहतरीन क्लास है। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, देखिएगा क्या है। देखिएगा दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? बताइए, राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे मोर। ठीक है, देखिए दोस्तों मोर ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बताइएगा। बारहसिंगा। क्या है दोस्तों? बारहसिंगा। ठीक है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? पलाश। और दोस्तों राजकीय वृक्ष क्या है? जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है दोस्तों, अशोक। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों देखिएगा, बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950। कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों इसी दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? बताइएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, देखिएगा वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? देखिएगा 2 उप मुख्यमंत्री हैं। देखो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ठीक है दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम होते हैं। देखो पूर्व में केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश चंद्र शर्मा। अब दोस्तों दिनेश चंद्र शर्मा की जगह ले ली है ब्रजेश पाठक ने। केशव प्रसाद मौर्य पहले भी थे और वर्तमान में भी हैं। ठीक है दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य की एक खासियत बता देते हैं दोस्तों, ये हार कर जीतने वाले उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम। देखो दोस्तों, ये अपने ही गढ़ में सराथू सीट से लड़े थे, जो सराथू सीट अभी विधानसभा चुनाव का सबसे चर्चित मुद्दा रहा था। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि इनके प्रतिद्वंदी पल्लवी पटेल ने इनको करारी शिकस्त दी। दोस्तों अपने ही गढ़ में और डिप्टी सीएम के पद पर होते हुए भी इनको हार का सामना करना पड़ता है। तो इनके लिए ये बहुत ही बड़ी शिकस्त है। ठीक है, चलिएगा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट बताइए दोस्तों। देखिएगा लोकसभा सीट हैं दोस्तों, कितनी हैं? उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें दोस्तों 80। कितनी हैं? 80। और राज्यसभा सीट कितनी है दोस्तों? 31। ठीक है दोस्तों, और विधानसभा सीट कितनी है? 403। ठीक है दोस्तों, कितनी है उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट जो अभी इन पे चुनाव हुआ था? ठीक है, 403। और विधान परिषद की सीटें दोस्तों 100। तो दोस्तों यहाँ पे 4 क्वेश्चन और बन जाते हैं कि भारत में किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं? वो कहाँ पे हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार भारत में राज्यसभा की सीट सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 31। इसी प्रकार विधानसभा की सर्वाधिक सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 403। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद की सीट हैं वो भी भारत में सर्वाधिक हैं, 100। ठीक है दोस्तों, 100। चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन हैं? बताइएगा दोस्तों। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, क्या हुआ? श्री रविशंकर। कौन है दोस्तों? श्री रविशंकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक हैं श्री रविशंकर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 क्या है? क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी है? दोस्तों क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या है? गज में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 22 गज। क्या? 22 गज। अगर दोस्तों इसकी लंबाई मीटर में पूछ ले तो कितनी होगी दोस्तों? मीटर में बता दें आपको, इसकी मीटर में लंबाई होगी 20.12 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी होगी? 20.12 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों? देखिएगा प्रश्न नंबर 4 है, अंधों के लिखने की लिपि का आविष्कार किसने किया? बताइएगा दोस्तों, अंधों के लिखने की लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल, अलेक्जेंडर सी ब्रेल, एल सी ब्रेल। तो दोस्तों
इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लुई ब्रेल। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? लुई ब्रेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1821 में इस पद्धति का आविष्कार नेत्रहीन फ्रांसिस लेखक लुई ब्रेल, जो फ्रांस के थे, लुई ब्रेल जो फ्रांस के, ठीक है, इन्होंने इस पद्धति का आविष्कार किया, जो लुई ब्रेल लिपि है, जो अंधों के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 5। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? देखिएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हम अगली स्लाइड पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर इस प्रश्न का आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा वहां पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, देखो दोस्तों, ये विटामिन दी गई है। कौन सी विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, और दोस्तों ये रोग हैं कि विटामिन की कमी, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और दोस्तों ये विटामिन के रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, ये विटामिन हैं और ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, और ये दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रंतौंधी। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों बेरी। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा रोग है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। और दोस्तों देखिएगा, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। क्या है दोस्तों? रिकेट्स। आगे देखिएगा, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? बांझपन। ठीक है, क्या है दोस्तों? बांझपन। आगे देखिएगा दोस्तों, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। दोस्तों अगर चोट लग जाती है तो दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, रक्त लगातार बहता रहता है। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। ठीक है दोस्तों, हमने विटामिन पढ़े और विटामिन की कमी से होने वाले रोग पढ़े। अब दोस्तों विटामिन का रासायनिक नाम पढ़ना है। विटामिन के रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? देखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बताइएगा। थायमिन। क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया दोस्तों थायमिन। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों? एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया दोस्तों एस्कॉर्बिक। दोस्तों देखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया दोस्तों कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का दोस्तों बताइएगा क्या होगा रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो गया दोस्तों? टोकोफेरॉल। और दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों? फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लगी है तो दोस्तों हमारे चैनल को शिक्षा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने साथियों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और एक अच्छा सा कमेंट करिए कि आपको इसी तरह की क्लास चाहिए तो हमें बताइए कि हम इसी तरह से पोस्टमार्टम क्लास लेकर आएँ। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों देखिएगा, इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। देखो, जो रासायनिक नाम है विटामिन के रासायनिक नाम, ठीक है दोस्तों, विटामिन के रासायनिक नाम हम एक ट्रिक से बताते हैं। देखो दोस्तों, क्या है? रथ एक ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, क्या है? रथ एक ट्रॉफी। ये बस आप याद कर लीजिए और दोस्तों आपको विटामिन के रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, रथ यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है रंतौधी, और विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। मैंने जैसे कि हमने आगे बताया था, रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों, और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो गया दोस्तों? थायमिन। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। दोस्तों देखिएगा, विटामिन सी की कमी से होता है एस्कॉर्बिक। ठीक है दोस्तों, एस्कॉर्बिक। और विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है दोस्तों? देखिएगा, कौन सा होता है?
बताइएगा। देखो आपको बता देते हैं, इधर हमने बताया था आपको विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी, और इसका नाम है रासायनिक एस्कॉर्बिक। क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक है, एस्कॉर्बिक। और दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ये है कैल्सीफेरोल, ठीक है। क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी ये हो गया सी, विटामिन डी का हो गया कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार विटामिन ई और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, विटामिन ई की टोकोफेरोल, और विटामिन के का क्या हो गया रासायनिक नाम दोस्तों? देखिएगा क्या हो गया? फिलोक्विनिन, ठीक है। आपको समझ आया होगा। रथेक ट्रॉपी, रेटिनॉल, ए का हो गया रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का हो गया थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल और के का फिलोक्विनोन, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या है, आपको समझ आया होगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है बी सी, ठीक है दोस्तों। ये देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों देखिएगा कौन से हैं, के ई डी ए, ठीक है दोस्तों। ये वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। इसका एक ट्रिक भी बन जाता है, कीड़ा, के ई डी ए, ठीक है दोस्तों। इसको याद कर लेना, वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा, के ई डी ए, ठीक है। ये हो गई ट्रिक। और दोस्तों जल में घुलनशील है विटामिन बी सी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा हमारा अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, देखिएगा अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष। बताइएगा दोस्तों, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है पद की? दोस्तों बता दूं मैं आपको, राज्यपाल को शपथ दिलाता है कौन? बताइए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? बताइए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, राज्यपाल प्रत्येक राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख अंग होता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। देखिएगा ये पद हैं, पद दिए गए हैं, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। और दोस्तों इनको बनने की, राज्यपाल बनने की आयु सीमा कितनी होगी और इनको शपथ कौन दिलाता है? ये दोस्तों इतनी एक ही स्लाइड में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसी का नाम तो हमने पोस्टमार्टम रखा है दोस्तों। और हमारी यही कोशिश रहेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद कराएं, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए दोस्तों? 35। कितनी होनी चाहिए? 35, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 साल उम्र होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी दोस्तों कितनी आयु होनी चाहिए? 65 साल। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए दोस्तों कितनी होती है? 65 साल। 65 साल से अधिक का व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है दोस्तों। 35 साल के बाद रिटायर हो जाता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों कितनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जैसा कि हमने आगे चर्चा की, या आपको बताया था कि राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है दोस्तों? बताइएगा। नहीं सॉरी दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट का है दोस्तों। जो राज्यपाल है ना, जो राज्य से संबंधित होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? राज्य से संबंधित। तो राज्यपाल उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल को शपथ दिलाता है उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों। अलग अलग प्रश्न है, अंतर है इसमें, ध्यान दीजिएगा, डाउट नहीं।
राज्यपाल को दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, बताइएगा? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। अब देखिएगा दोस्तों, जल्दी से हमारे साथ रिवीजन करिएगा। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए इनकी आयु सीमा होती है 35 साल। ठीक है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की 65 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है। प्रधानमंत्री की 25 साल। और दोस्तों राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों क्या है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? बताइएगा दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, सैयद अहमद खां, इलाकत अली। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। देखिए अलीगढ़ आंदोलन पर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया था। जो अलीगढ़ आंदोलन था सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया था। इन्होंने 1857 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। किसकी? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खां। ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? किस वर्ष में हुगली नदी के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? दोस्तों बताइएगा, किस वर्ष में हुगली नदी के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो दोस्तों बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर 1651, 1631, 1649, 1664। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? 1651। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 क्या है बताइएगा? किनके बीच सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? बताइए, किनके बीच सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? मराठा राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली और मराठा साम्राज्य। हैदर अली और मराठा साम्राज्य। दोस्तों ये प्रश्न 2 बार टाइप हो गया है। देखिएगा ऑप्शन हैदर अली और मराठा राज्य। हैदर अली और मराठा राज्य, ये देखो दोस्तों सेम है ना, हैदर अली और मराठा राज्य। तो दोस्तों इसको देखो, इसका राइट आंसर होगा, ये गलत है, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए वो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए थे। कौन से? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों कौन थी? इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और सोनिया गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, एनी बेसेंट, बी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और दोस्तों इसमें यहीं पे एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, देखिएगा यहाँ पे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो गई एनी बेसेंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ कंफ्यूजन नहीं, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय वो थी सरोजनी नायडू। भारतीय होगी सरोजनी नायडू और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू
और राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला हो गई दोस्तों एनी बेसेंट। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले हैं जो आपको परीक्षा में बहुत ही सफलता दिलाएंगे। ठीक है, देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, देखो जैसे हमने आपको बताया था कौन थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, कौन थी, सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, बस इसका अंतर है दोस्तों, भारतीय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने कब करी थी दोस्तों, 1925 में। ठीक है दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। और दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिएगा, स्वर कोकिला कौन थी, स्वर कोकिला जिनका हाल ही में निधन हो गया, जयललिता, नहीं दोस्तों लता मंगेशकर। क्या, स्वर कोकिला जिनका हाल ही में देहावसान हो गया वो थी लता मंगेशकर। ठीक है दोस्तों, और भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला बताइएगा, स्वर कोकिला हो गई लता मंगेशकर। दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों आज की पोस्टमार्टम क्लास आपको समझ आ रही होगी दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार हम आगे क्लास आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों क्लास समझ में आ रही है आपको, अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बताइएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन, बताइएगा दोस्तों कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 क्या है, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे दोस्तों, लॉर्ड बताइएगा, लॉर्ड वावेल, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथगो। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा, हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कोई नहीं, ये हमारा अगला प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर, पहले गवर्नर बताइएगा दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर कौन हैं बताइएगा दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर हैं क्लाइव। कौन है, बंगाल के पहले गवर्नर हो गए दोस्तों क्लाइव। अब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल दोस्तों वोरेन हेस्टिंग। कौन है, वोरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, बंगाल के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजन वाले सवाल हैं ये और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, और भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग। नहीं दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल दोस्तों क्या हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले वायसराय कौन है, पहले वायसराय है दोस्तों कैनिन, कैनिन। दोस्तों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार हम फिर रिवाइज करा देते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर हो गए क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले वायसराय कैनिन। देखो आपको समझ आया, बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग,
भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत के पहले वायसराय कैनिंग। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा वो हमारा अगला प्रश्न क्या था। अब देखिएगा इसका आंसर क्या था। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखो क्या है। निम्नलिखित में कौन सत्यमेव जयते का स्रोत है? बताइएगा दोस्तों, सत्यमेव जयते का स्रोत कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया मुंडकोपनिषद। सी इज द राइट आंसर। क्या दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मुंडकोपनिषद। ठीक है दोस्तों, ठीक है देखिएगा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, पुराना। ठीक है दोस्तों, सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, और दोस्तों यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड। यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे हम इस पर विशेष प्रकार से चर्चा करते हैं वेदों पर। देखिएगा वेद। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितने मंत्र हैं? 1600 मंत्र हैं ऋग्वेद में। ठीक है, और ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। और देखो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस वेद में है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। और दोस्तों कौन से मंडल में है? बताइएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखिएगा ऋग्वेद से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं हम आपको बता देते हैं दोबारा। वेदों की संख्या हो गई 4। सबसे पुराना वेद हो गया ऋग्वेद, और दोस्तों ऋग्वेद में मंडलों की संख्या हो गई 10। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1600। और दोस्तों देखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। और दोस्तों गायत्री मंत्र का ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा आगे। यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद किससे संबंधित है? बताइएगा। देखिएगा दोस्तों यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। कर्मकांड। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड है। ठीक है, और दोस्तों देखिए सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे नया वेद है दोस्तों अथर्ववेद। और दोस्तों देखिएगा अथर्ववेद में क्या है? रोग निवारण, जादू टोना। अथर्ववेद क्या है? रोग निवारण और जादू टोना। ये कौन से वेद में है दोस्तों? अथर्ववेद सबसे नया वेद है, रोग निवारण और जादू टोने से संबंधित है अथर्ववेद। और यजुर्वेद है दोस्तों कर्मकांड यानी यज्ञ से संबंधित है। और सामवेद संगीत से संबंधित रखता है। दोस्तों सामवेद को क्या बोलते हैं? संगीत का जनक सामवेद। ठीक है दोस्तों, संगीत का जनक क्या है? सामवेद। संगीत का जनक क्या हो गया? सामवेद। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 13। देखो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, दोस्तों बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। इसका आंसर हो गया दोस्तों, बताइएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सहारा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? सहारा मरुस्थल। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा कलाहरी मरुस्थल कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। जो कलाहरी का मरुस्थल है वो कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा चलिएगा हम आपको आगे बताते हैं अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा।
देखिएगा दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? बताइए, किस देश में स्थित है? चिली देश में, चिली में। क्या दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल किस देश में है? चिली में। ठीक है। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? बताइएगा, किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप। ठीक है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है दोस्तों। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों, क्या जो सहारा मरुस्थल है किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप। और दोस्तों, गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया। किस देश में है? मंगोलिया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आटाकामा मरुस्थल किस देश में है? चिली में। ठीक है दोस्तों। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप। गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रही होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने एकदम सारे क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करा है। जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड करते हैं दोस्तों, बेहतरीन तरीके से हमने उसको इसमें डाले हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आगे भी इसी प्रकार से पोस्टमार्टम क्लास जो प्रीवियस के साथ लेके आएँ या ना लाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है दोस्तों? देखिएगा, देखिएगा प्रश्न नंबर 14, निम्न में कौन इतिहास के जनक के तौर पर जाने जाते हैं? बताइएगा दोस्तों, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, हेरोडोटस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों हेरोडोटस। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। जो हेरोडोटस ने 5वीं सदी में कौन सी पुस्तक की रचना की? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। ठीक है दोस्तों, जो हिस्टोरिका नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है? हेरोडोटस। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 15। देखो प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों? सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रिकेट। सिली पॉइंट क्रिकेट खेल से जुड़ा है। यह पॉइंट क्रिकेट खेल के क्षेत्र रक्षण का एक स्थान है जो कि बल्लेबाज के बेहद करीब होता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, जो लेखपाल चकबंदी परीक्षा जिलेवार की हुई थी, द्वितीय पालिका। दोस्तों प्रीवियस पेपर हमने पोस्टमार्टम के साथ करा है दोस्तों। हम आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, आप हमारे शिक्षा 24/7 को, जो आपका अपना परिवार है, उसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, शिक्षा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने सभी साथियों के साथ ये क्लास शेयर करिएगा कि शिक्षा 24/7 पर प्रीवियस पेपर का बिल्कुल एकदम से पोस्टमार्टम कराया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक हम दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप शिक्षा 24/7 सर्च करेगा तो वहाँ पे आपको ये चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको सारी PDF वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, हम बता दें इसमें दोस्तों, इस PDF में जो हमने क्वेश्चंस भी डाले हैं आपकी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से समझ आया होगा, क्लास यहाँ से देखिएगा और PDF इसकी टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। वहाँ पे जा करके सारे प्लेलिस्ट और जो नोट्स हैं आपको सब प्राप्त होंगे। और दोस्तों इसके क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए हैं, आप वहाँ से पढ़िएगा क्वेश्चन और इसमें आंसर लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ठीक है, हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जाते जाते शिक्षा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।